वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का सेट नंबर 3। दोस्तों, इससे पहले 200 क्वेश्चन का हमारे द्वारा 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जा चुका है। उन वीडियो से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही 100 क्वेश्चन का 10 वीडियो हमारे द्वारा आप लोगों के लिए अपलोड किए गए हैं, उनसे भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। 100 क्वेश्चन से लगभग 6 से 7 मार्क्स हर वीडियो से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे थे, इसलिए उन वीडियो को आप जरूर देखें और इससे लगभग आपके 20 से 22 मार्क्स तक कवर हो रहे हैं 200 क्वेश्चन वाले से। इसलिए इन वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक मोटर द्वारा विकसित शक्ति सीधे किसके समानुपाती होता है? तो यह होता है लोड एंगल के साइन के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा इन वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आंसर बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, इन सभी के लिए हमारे द्वारा जो आपके लिए स्पष्टीकरण है यानी एक्सप्लेनेशन है, वो आप जरूर देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काफ़ी दोस्त हमारे बता रहे हैं कि नहीं पूछा जा रहा क्वेश्चन, सर नहीं पूछा जा रहा है, पर एक्सप्लेनेशन वो पढ़ नहीं रहे हैं। एक्सप्लेनेशन अगर जो पढ़ के जाएंगे तो आपको उन लोगों को ज़रूर पता चलेगा कि कितने प्रश्न लड़े थे, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ के जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक चलती हुई सिंक्रोनस मोटर का DC एक्सटेंशन अचानक विफल हो जाए तो क्या होगा? तो यह होगा कि मोटर एक इंडक्शन मोटर की तरह चलेगी, लेकिन बहुत अधिक लैगिंग करंट लेगी। दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है, पर ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से 1 या 2 बार जरूर देख के जाएं। इन सारे प्रश्नों से ही आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइज रिएक्टेंस निर्धारित करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यह स्लिप टेस्ट किया जाता है। और स्पष्टीकरण आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं और एकदम डिटेल में बन रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया जा रहा है, पर इन्हीं सारे प्रश्नों से क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर को जब वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्टर करने के लिए पौनी मोटर विधि में पौनी मोटर होती है, तो यह होती है सिंक्रोनस मोटर से कम पॉल वाली। हमारा अगला प्रश्न है, एक यूनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा को कैसे उल्टा जा सकता है? तो इसे उल्टा जाता है ब्रश लीड को उलटकर या फील्ड कनेक्शन को उलटकर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, स्पष्टीकरण जो है यानी एक्सप्लेनेशन जो है, ये आप वीडियो पॉज करके ये एक बार जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन सारे इसी तरह आ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर सिंक्रोनस गति पर चलती है? तो वह है हिस्टोरिस मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्टर मोटर और परमानेंट कैपेसिटर मोटर के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो यह है सेंट्रीफ्यूगल स्विच की उपस्थिति। हमारा अगला प्रश्न है, एक शेडेड पोल मोटर की दिशा को उलटना क्या होता है? तो ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्प्लिट फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग को डिजाइन किया गया है, तो यह डिजाइन किया गया है निम्न प्रतिरोध और उच्च इंडक्टेंस के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग या इन रश करंट आमतौर पर फुल लोड करंट का कितना होता है? तो यह होता है 5 से 7 गुना। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर इनपुट पावर PG किसके बराबर होता है? तो यह होता है स्टेटर इनपुट पावर और विकसित मैकेनिकल पावर प्लस रोटर कॉपर लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर कॉपर लॉस और स्लिप के बीच क्या संबंध है? तो इसका संबंध होता है स्लिप गुना फेज। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे रोटर दी गई है, PG जो दिया गया है ये कुल पावर दिया गया है, और S दिया हुआ है कॉपर लॉस, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति को रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध जोड़कर नियंत्रित किया जाता है, प्रतिरोध बढ़ाने से गति क्या होगा? तो यह गति घटती है। हमारा अगला प्रश्न, डीप बार रोटर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्टार्टिंग टॉर्क में सुधार करना। हमारा अगला प्रश्न है,
क्रांति क्षेत्र प्रतिरोध एक डीसी जनरेटर में क्या है? तो यह है वह अधिकतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर वोल्टेज बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक डीसी शंट जनरेटर अपनी क्रांतिक गति से नीचे चलता है तो क्या होगा? तो यह होगा, यह वोल्टेज बनाने में विफल रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी डीसी मशीनों या का योग आमतौर पर किससे बना होता है? तो यह बना होता है कास्ट स्टील या रोड स्टील का। हमारा अगला प्रश्न है, आम आर्मेचर रिएक्शन के कारण एक डीसी जनरेटर में MNA मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या है? तो यह है घूर्णन की दिशा में शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा इस वीडियो में केवल क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है और आंसर बताया जा रहा है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और इन वीडियो से आपके लगभग एग्जाम में 20 से 22 मार्क्स पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितना हो सके इन प्रश्नों को आप बार बार देखें। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जा रहा है दोस्तों, बाकी एज इट इज क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, इसलिए अच्छे से इन प्रश्नों को देख के जाएं ताकि आपको एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना मिले। हमारा अगला प्रश्न है, लेप वाइंडिंग डीसी जनरेटर में इक्वालाइजर रिंग्स का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य होता है विभिन्न समानांतर पथों के बीच करंट को समान रूप से वितरित करना। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर का गति विनिमय क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है नो लोड से फुल लोड तक की गति में परिवर्तन को। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी सीरीज मोटर को स्टार्टर करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो वह स्टार्टर है 2 पॉइंट्स स्टार्टर। हमारा अगला प्रश्न है, सीवन बर्न का परीक्षण किस पर किया जाता है? तो यह किया जाता है डीसी शंट मोटर पर। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में डायनेमिक ब्रेकिंग कैसे प्राप्त की जाती है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यह है आर्मेचर को सप्लाई से हटाकर और इसे एक प्रतिरोध के आर पार जोड़कर। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में आयरन लॉस मुख्य रूप से कहाँ होता है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह आर्मेचर कोर पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दो अल्टरनेटर समानांतर में काम कर रहे हैं, यदि एक अल्टरनेटर का एक्साइटेशन बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? तो यह होगा उसका पावर फैक्टर अधिक लीडिंग हो जाएगा। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और सभी लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। ये सारे के सारे प्रश्न तो पूछे गए हैं। एक अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट रेशियो किसका व्युत्क्रम होता है? तो यह होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस का। हमारा अगला प्रश्न है, एक ब्रशलेस अल्टरनेटर में एक्साइटर से डीसी पावर मुख्य रोटर फील्ड में कैसे हस्तांतरित की जाती है? तो यह हस्तांतरित किया जाता है एक घूर्णन रेक्टिफायर असेंबली के माध्यम से। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन में डार्क लैंप विधि में ब्रेक को कब बंद किया जाता है? तो यह बंद किया जाता है जब तीनों लैंप पूरी तरह से बुझ गए हों। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनाइजिंग पावर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है समानांतर में चल रहे अल्टरनेटरों को सिंक्रोनाइजिंग में बनाए रखना। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में टेम्प चेंजर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करना। हमारा अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी है? तो यह है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसियरी वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है हार्मोनिक्स को दबाने के लिए, अतिरिक्त लोड की आपूर्ति के लिए, स्टार स्टार कनेक्शन को स्थिर करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर पर बैक टू बैक टेस्ट मतलब स्पंदन का टेस्ट का उपयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो यह तापमान वृद्धि क्षमता और वोल्टेज रेगुलेशन क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा जो क्वेश्चन लाया जा रहा है वह सीधा भाषा में लेके आया जा रहा है, पर एग्जाम में थोड़ा सा घुमा कर पूछा जा रहा है। तो उन सारे प्रश्नों को इसी माध्यम से पूछा जा रहा है, इसलिए आप इन प्रश्नों को एकदम याद कर लें और यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ बैक टू बैक टेस्ट, तो ये क्वेश्चन में रहेगा, आप इससे पकड़ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा तापमान वृद्धि दक्षता और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में
इन रस करंट का कारण क्या है? तो इसका कारण है स्विचिंग के समय कोर का संतृप्त होना। दोस्तों अगर जो मैं भी उस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा उन सारे प्रश्नों को बनाने में, इसलिए मैं सीधा सीधा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न दिखा सकूं और अच्छे से आप उन प्रश्नों को करके जाएंगे और सीधे क्वेश्चन को करके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है सीधा पर थोड़ा सा घुमाया जा रहा है। स्किन इफेक्ट क्या है? तो यह है कंडक्टर की सतह के पास करंट के प्रभाव की प्रवृत्ति। हमारा अगला प्रश्न है लंबी ट्रांसमिशन लाइनों में नो लोड या हल्के लोड की स्थिति में रिसीविंग एंड वोल्टेज का सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है फेरेंटी इफेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है एक संतुलित डेटा कनेक्ट लोड में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और लोग बोलते हैं प्रश्न पूछा ही नहीं जा रहा है और एज इट इज इसी तरह पूछा गया है प्रश्न। तो इसका संबंध होता है लाइन वोल्टेज बराबर रूट अंडर फेज वोल्टेज होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है पावर ट्रायंगल में एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर के बीच संबंध है। तो यह है एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है। हमारा अगला प्रश्न है असंतुलित तीन फेज प्रणालियां का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि जिसमें उन्हें तीन संतुलित प्रणालियों में विघटित किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सममित घटक विधि। हमारा अगला प्रश्न है लेड एसिड बैटरी में गैसिंग कब होती है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है चार्जिंग के अंत में या ओवर चार्जिंग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है मेमोरी इफेक्ट किस प्रकार की बैटरी से जुड़ा एक दोष है? तो यह है निकेल कैडमियम द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है एक बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज है 70%, इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा? तो इसका डिस्चार्ज होगा 30%, 100 में से 70 घटा दिया जाएगा तो 30%। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है जब एक लेड एसिड बैटरी चार्ज होती है तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? तो यह होता है बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने से क्या होता है? तो इसका जो होता है इसकी टर्मिनल वोल्टेज घटती है। हमारा अगला प्रश्न है एक ऊर्जा मीटर में क्रीपिंग की त्रुटि क्या है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया क्रीपिंग क्या है, थोड़ा सा घुमाया गया था क्वेश्चन लेकिन क्रीपिंग के बारे में ही पूछा गया था, इसलिए आप इसे याद रखिएगा क्रीपिंग क्या है? तो बिना किसी लोड के भी डिस्क का धीरे धीरे घूमना। हमारा अगला प्रश्न है किसी उपकरण में कंट्रोलिंग टॉर्क और डिप्लेटिंग टॉर्क के बीच संबंध क्या है? तो इसके बीच संबंध होता है स्थिर स्थिति में वे बराबर और विपरीत होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों स्पष्टीकरण आप जरूर पढ़ के जाएंगे क्योंकि स्पष्टीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लोग बोल रहे हैं कि पूछ नहीं रहा क्वेश्चन। आप स्पष्टीकरण बढ़िया से पढ़ के जाएंगे। बहुत कम मान के प्रतिरोध जैसे 1 ओम से कम को सटीक रूप से मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है केल्विन व डबल ब्रिज। हमारा अगला प्रश्न है एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर लिसाजू पैटर्न का उपयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो दो सिग्नलों के बीच आवृत्ति और फेज संबंध का। हमारा अगला प्रश्न है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के संदर्भ में वर्णन क्या है? तो यह है सेकेंडरी से जुड़े मीटरों और रिले का कुल लोड। हमारा अगला प्रश्न है एक सिंक्रोनस मोटर में बैक ईएमएफ का परिणाम किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है केवल रोटर एक्साइटेशन पर। हमारा अगला प्रश्न है सिंक्रोनस मोटर के लिए पुल इन टॉर्क क्या है? दोस्तों पुल इन टॉर्क के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। वह टॉर्क जिस पर मोटर इंडक्शन गति से सिंक्रोनस गति में खींच जाती है। हमारा अगला प्रश्न है एक सिंक्रोनस मोटर पर मैकेनिकल लोड बढ़ाने से क्या होता है? तो यह होता है रोटर का लोड एंगल बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एक सिंक्रोनस मोटर और एक इंडक्शन मोटर में मुख्य अंतर क्या है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह अंतर है सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, सिंक्रोनस मोटर स्थिर गति पर चलती है जबकि इंडक्शन मोटर की गति स्लिप पर निर्भर करती है।
सिंक्रोनस मोटर को डीसी एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य लोड पर एक अंडर एक्सटेंशन सिंक्रोनस मोटर कैसे व्यवहार करती है? तो यह एक इन्वर्टर की तरह व्यवहार करती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। किस सिंगल फेज मोटर में ब्रश और कम्यूटेटर दोनों होते हैं? तो वह है रिपल्सन मोटर पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा? तो यह होगा मोटर स्टार्ट नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक मानक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्पीड कर्व कैसे होता है? तो यह होता है शून्य से शुरू होता है, एक अधिकतम तक बढ़ता है और फिर गिरता है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि रिकॉर्डिंग और प्लेबैक उपकरण में किस मोटर को उसकी शांत और स्थिर गति के लिए पसंद किया जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हिस्टेरिसिस मोटर। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं नहीं पूछे जा रहे हैं, पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ स्टूडेंट लोग बताते हैं कि 20 से 22 मार्क्स पूछे गए हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इन सारे प्रश्नों को एक बार देख कर जाएं। और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है, पर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, इसलिए आपको याद रखना है और इन सारे वीडियो को एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाना है आपको। एसी सीरीज मोटर की गति लोड विशेषता क्या है? यानी यूनिवर्सल मोटर की गति लोड विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह है लोड बढ़ने पर गति घटती है। हमारा अगला प्रश्न है, नो लोड पर एक इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर बहुत कम क्यों होता है? तो यह होता है क्योंकि मोटर का एक एयर गैप बड़ा होता है और उसे मैग्नेटाइज करने के लिए अधिक रिएक्टिव पावर चाहिए, और क्योंकि मोटर बहुत कम रिएक्टिव पावर खींचता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर कॉपर लॉस और रोटर इनपुट पावर का अनुपात किसके बराबर होता है? तो यह स्लिप के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? तो इसका फ़ायदा है यह स्टार्टर स्टार डेल्टा की तुलना में प्रति एम्पियर लाइन करंट अधिक स्टार्टिंग टॉर्क देता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग की घटना का मुख्य कारण क्या है? क्रॉलिंग के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह होता है स्टेटर वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न हार्मोनिक्स फ्लक्स। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक 440 वोल्ट रेटेड इंडक्शन मोटर को 220 वोल्ट सप्लाई पर चलाया जाए तो उसका टॉर्क क्या होगा? तो यह 1/4 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव क्या करता है? तो यह करता है मुख्य फ्लक्स को विकृति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व को कैसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है? तो यह प्राप्त किया जा सकता है फील्ड वाइंडिंग को कुछ समय के लिए डीसी स्रोत से जोड़कर। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीनों में कम्यूटेशन क्या है? तो यह होता है एक कॉइल में करंट की दिशा को उलटने की प्रक्रिया जब वह ब्रश से गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अंडर कंपाउंडर डीसी जनरेटर में फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज क्या है? तो यह होता है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीनों में फ्रॉग लेग वाइंडिंग क्या है? तो यह होता है यह लैप और वेब वाइंडिंग का एक संयोजन है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक डीसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की आर्मेचर डायरेक्टर विधि किस मोटर पर लागू होता है? तो सीरीज मोटर पर लागू होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में बैक टू बैक टेस्ट का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है यह बहुत कम बिजली की खपत करते हुए पूर्ण लोड पर दक्षता निर्धारित करता है। दोस्तों जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारी तरह से मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं ताकि आपको याद रखे। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जाएगा तो भी आप पकड़ लेंगे, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर नो लोड पर चलती है, यदि इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर की गति होगी बढ़ जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग कब होता है? तो यह होता है जब मोटर की गति इतनी बढ़ जाती है कि उसका बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से अधिक हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक कब हो सकता है? तो यह लीडिंग पावर फैक्टर लोड पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, फाइनाइट बस बार की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी स्थिर रहता है चाहे कितना भी लोड जोड़ा या हटाया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेलियंटी पॉल अल्टरनेटर में डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस और क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बीच क्या संबंध है? तो इसके बीच संबंध होता है एक्स डी बड़ा होगा एक्स क्यू से। हमारा अगला प्रश्न है, एक्स डी हमेशा एक्स क्यू से बड़ा होता है, ये आपको याद भी रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग के कारण होने वाले टॉर्क क्या कहलाते हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है डैम्पर वाइंडिंग से, तो ये इसको आपको याद रखेंगे, इंडक्शन मोटर टॉर्क के लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि समानांतर में चल रहे दो अल्टरनेटर में से एक के प्राइम मूवर इनपुट को बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? तो यह होगा, यह अधिक किलोवाट लोड लेगा। दोस्तों स्पष्टीकरण जो है ये आप एग्जाम में देने से पहले ज़रूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो 100 वाला जो वीडियो था हमारा, 100 का सेट का क्वेश्चन, टोटल 10 सेट मैंने बताया है, उन सारे से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक वीडियो से 6 से 7 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए उन वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख लेंगे और हमारे प्ले लिस्ट में आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो यह होता है कोर वाइंडिंग को घेरे रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किसके समानुपाती होता है? तो लोड का वर्ग का। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कॉपर लॉस के बारे में, तो यह लोड के वर्ग के अनुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की पोलेट्री टेस्ट क्यों की जाती है? तो यह किया जाता है वाइंडिंग के सही टर्मिनलों की पहचान करने के लिए, ताकि उन्हें समानांतर में जोड़ा जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, एक करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में होती है तो यह प्राइमरी की तुलना में अधिक टर्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यह किया जाता है क्रेकल टेस्ट या ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या है? तो यह होता है आसपास के करंट ले जाने वाले कंडक्टरों के कारण एक कंडक्टर में करंट का असमान वितरण। हमारा अगला प्रश्न है, एक RL सीरीज सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है? तो यह होता है L/R। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना डिस्चार्ज के कारण ट्रांसमिशन लाइनों में कौन सी हानि होती है? यह भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे कोरोना डिस्चार्ज के बारे में। तो यह होता है पावर लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, एक RC सीरीज सर्किट में प्रतिबाधा की गणना कैसे की जाती है? तो यह किया जाता है Z बराबर √R² प्लस XC का स्क्वायर। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ XC जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और R प्रतिरोध होता है और Z प्रतिबाधा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 2 वोल्ट मीटर विधि द्वारा 3 फेज पावर मापते समय यदि पावर फैक्टर यूनिट 1 है तो दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग W1 और W2 के बीच क्या संबंध होगा? तो यह W1 बराबर W2 होगा, क्योंकि पावर फैक्टर यूनिट 1 है। हमारा अगला प्रश्न है, एक लोड एसिड बैटरी की प्लेटों में बकलिंग का मुख्य कारण क्या है? बकलिंग के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको याद रखना है। बहुत अधिक दर पर चार्ज या डिस्चार्ज करना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त मानी जाती है और उसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है? तो वह बैटरी है सील्ड लेड एसिड या BRL बैटरी। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में मूल अंतर क्या है? तो यह इसका मूल अंतर होता है रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रतिवर्तीयता। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी चार्ज में रेक्टिफायर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है AC को DC में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी के टर्मिनलों पर सफ़ेद या नीला पाउडर जैसा पदार्थ जमा होना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्षरण। हमारा अगला प्रश्न है,
एक मूविंग आयरन उपकरण का उपयोग एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए क्यों किया जा सकता है? तो यह किया जाता है क्योंकि इसका विक्षेपण टॉर्क करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोडायनामिक वाट मीटर में फिक्स कॉइल को क्या कहा जाता है और इसे कैसे जोड़ा जाता है? तो इसे जोड़ा जाता है करंट कॉइल लोड के सीरीज में। हमारा अगला प्रश्न है, एक एनालॉग मल्टीमीटर में ओहम स्केल कैसा होता है? तो यह होता है शून्य दाएं से शुरू होता है और नॉन लीनियर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक आवृत्ति मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह नापा जाता है वोल्टेज के चक्र प्रति सेकंड को। हमारा अगला प्रश्न है, केल्विन ब्रिज विधि का उपयोग किसके माप में त्रुटि को समाप्त करता है? तो यह करता है लीड और संपर्क प्रतिरोध को। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर के वी वर्क्स खींचते समय कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? तो इसमें मात्रा स्थिर रहती है लोड। दोस्तों वी वर्क से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। जो स्थिर रहता है वह होता है लोड। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर को जब बिना लोड के चलाया जाता है और उसका फील्ड एक्साइटेशन इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि वह ना तो रिएक्टिव पावर लेती है और ना ही देती है, तो वह किस पावर फैक्टर पर काम कर रही होती है? तो वह पावर फैक्टर है यूनिट पावर फैक्टर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर का रोटर हमेशा होता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे यह एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यह है एक विद्युत चुम्बकीय। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर और रोटर पोल्स के बीच चुंबकीय लॉकिंग कब होती है? तो यह होता है जब मोटर सिंक्रोनस गति पर चलती है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जब मोटर सिंक्रोनस गति पर चलती है तो एक सिंक्रोनस मोटर और स्टेटर रोटर पोल्स के बीच चुंबकीय लॉकिंग हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि सिंक्रोनस मोटर पर लोड शून्य है और यह ओवर एक्साइटेड है तो आर्मेचर करंट होगा तो वोल्टेज से लगभग 90 डिग्री लीड करेगा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और यह सारे प्रश्न आपको इजी लगेंगे, केवल आप स्पष्टीकरण आप पढ़ के जाएंगे तो। हमारा अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रनर मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर के मानों के बीच क्या संबंध होगा? तो इसका संबंध होता है CS जो होता है बड़ा होता है CR से। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर की गति बहुत अधिक क्यों हो सकती है? तो यह इसलिए हो सकता है क्योंकि इसकी संरचना सीरीज मोटर की तरह होती है और नो लोड पर गति बहुत बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है? तो इसका कारण है क्योंकि इसकी सिंगल फेज वाइंडिंग एक संपादित चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, ना कि घूर्णन क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, सभी सिंगल फेज मोटरों में किसकी दक्षता और पावर फैक्टर सबसे कम होती है? तो वह होता है शेडेड पोल मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो वह है यूनिवर्सल मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर की रोटर गति की गणना कैसे की जाती है यदि सिंक्रोनस गति और स्लिप ज्ञात है? तो इसका गणना किया जाता है NR बराबर NS ब्रैकेट स्टार्ट करके 1 माइनस वो S हो जाएगा यानी स्लिप। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में विकसित मैकेनिकल पावर और रोटर कॉपर लॉस के बीच क्या संबंध है? तो इसके बीच संबंध होता है PM बराबर PCU इंटू मतलब कॉपर इंटू 1 माइनस S बटा में S। ये सारे आपको याद रखना है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और फार्मूला है ये सब। हमारा अगला प्रश्न है, स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करके एक इंडक्शन मोटर को शुरू करने पर मोटर को प्रति फेज कितना वोल्टेज मिलता है? तो इसमें वोल्टेज मिलता है लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में इतना बार पूछा गया है, लगभग हमको लगता है सारे शिफ्ट में इससे प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर की गति को पोल्स की संख्या बदलकर नियंत्रित किया जाता है। यदि एक 4 पोल मोटर को 2 पोल ऑपरेशन में बदल दिया जाए तो उसकी गति लगभग होगी दुगनी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में प्लगिंग क्या है?
प्लगिंग से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, तो यह मोटर को विपरीत दिशा में टॉर्क लगाकर तेजी से ब्रेक करना होता है प्लगिंग। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीनों में इंटरपोल की ध्रुवता क्या होती है? तो यह होती है घूर्णन की दिशा में अगले मुख्य पोल के समान। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक डीसी शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग गलती से उलट दी जाए तो क्या होगा? जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर का उपयोग बूस्टर के रूप में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में वोल्टेज ड्रॉप की भरपाई के लिए किया जाता है, तो किया जा सकता है। तो यह होता है सीरीज जनरेटर में। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में डमी कॉइल्स का उपयोग क्यों किया जाता है? डमी कॉइल्स से भी क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, इसको याद रखना है। आर्मेचर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीनों में स्टेट लॉस क्या शामिल है? तो यह शामिल है मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस से। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर को एक सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैक ईएमएफ लोड के अनुसार आर्मेचर करंट को स्वचालित रूप से समायोजित करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर स्टार्टिंग में ओवरलोड सीरीज कॉइल को कैसे जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है मुख्य लाइन करंट के साथ सीरीज में। हमारा अगला प्रश्न है, लेंथ मशीन सेंट्रीफ्यूगल पंप और पंख जैसे अनुप्रयोगों के लिए कौन सी डीसी मोटर सबसे उपयुक्त है जहां लगभग स्थिर गति की आवश्यकता होती है? तो यह है शंट मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में आर्मेचर टॉर्क और सॉफ्ट टॉर्क में से कौन सा अधिक होता है? तो यह होता है आर्मेचर टॉर्क। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन की दक्षता निर्धारित करने के लिए रिटार्डेंशन टेस्ट या रनिंग डाउन टेस्ट का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह है स्टेट लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, बड़े अल्टरनेटरों में आर्मेचर को स्टेटर पर और फील्ड को रोटर पर रखने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है आर्मेचर के उच्च वोल्टेज और करंट को स्थिर टर्मिनलों से एकत्र करना आसान होता है, कूलिंग आसान होता है इसलिए, यानी ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन की 2 ब्राइट 1 डार्क लैंप विधि में सही सिंक्रोनाइजेशन का क्षण कब होता है? तो यह होता है जब 2 निर्दिष्ट लैंप समान रूप से चमकीले हो और तीसरा लैंप बुझा हो। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनाइज इम्पीडेंस विधि को निराशावादी विधि क्यों कहा जाता है? तो यह इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि यह वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से बहुत अधिक देता है। हमारा अगला प्रश्न है, बड़े टर्बो अल्टरनेटरों में शीतलन के लिए किस माध्यम का उपयोग सबसे प्रभावी होता है? यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसको आप याद रखेंगे। तो यह होता है हाइड्रोजन विधि। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की स्टेट गति किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है आवश्यक आवृत्ति और पोल्स की संख्या पर। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कोर में हिस्टोरिस लॉस को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसे उच्च चुंबकीय प्रागम्यता वाली सामग्री का उपयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कूलिंग विधि ONAN का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस आवृत्ति और फ्लक्स घनत्व पर कैसे निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है FR और BM का स्क्वायर के समानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर कनेक्शन में सेकेंडरी लाइन वोल्टेज प्राइमरी लाइन वोल्टेज से कितना फेज शिफ्ट होता है? तो यह 30 डिग्री लेग या लीड करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक बड़े पावर ट्रांसफार्मर पर एक्सप्लोजन वेट का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है एक गंभीर आंतरिक दोष के कारण उत्पन्न अत्यधिक दबाव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योगों में कम पावर फैक्टर का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सीरीज RLC सर्किट की वेडविड्थ को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसे परिभाषित किया जाता है उन 2 आवृत्तियों के बीच का अंतर जहां पावर आधी हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक AC सर्किट के प्रवेश्यता को परिभाषित किया गया है। तो यह किया गया है प्रतिबाधा का व्युत्क्रम के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवेश्यता के 2 घटक कौन से हैं? तो ये हैं चालकता और ससेप्टेंस। हमारा अगला प्रश्न है, AC सर्किट में जटिल शक्ति
का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है S बराबर P+JQ। हमारा अगला प्रश्न है, लोकलांसे सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो इसका होता है धनात्मक सेल कार्बन रॉड। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी चार्जिंग की फ्लॉट चार्जिंग विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है निर्बाध बिजली आपूर्ति या आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था में। हमारा अगला प्रश्न है, एक बैटरी की वाट घंटा दक्षता हमेशा उसकी एम्पियर घंटा दक्षता से कम क्यों होती है? तो यह होती है क्योंकि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप का कारण बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी के क्या संकेत हैं? तो इसका संकेत होता है वोल्टेज विशिष्ट गुरुत्व और गैसिंग। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी की क्षमता पर पेक्युएट का नियम क्या बताता है? तो यह बताता है ऊंचाई डिस्चार्ज पर बैटरी की प्रभावी क्षमता कम हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडक्शन टाइप ऊर्जा मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह काम करता है एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक उपकरण के साथ बार बार माप लेने पर रीडिंग में एक यदि छिद्र अप्रत्याशित भिन्नता किस प्रकार की त्रुटि है? तो यह त्रुटि है यादृच्छ का। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है यह बहुत कम पावर की खपत करता है। यह AC और DC दोनों को माप सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऊर्जा मीटर की डिस्क पर दो विपरीत दिशाओं में छेद क्यों किए होते हैं? तो यह क्रीपिंग को रोकने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है उच्च वोल्टेज और करंट को मापने की सीमा का विस्तार करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक थर्मोकपल उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह सीबेक प्रभाव पर काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर में बिना किसी फील्ड एक्साइटेशन के भी विकसित होने वाले टॉर्क को क्या कहते हैं? दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसे कहा जाता है रिलक्टेंस टॉर्क। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में यदि लोड स्थिर है और एक्साइटेशन बदलता है तो कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? तो यह एक्टिव पावर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की सिंक्रोनाइजिंग विधि में क्या शामिल है? तो यह शामिल है स्टेटर को बहुत कम फ्रिक्वेंसी की सप्लाई देना। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग में प्रेरित EMF किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है रोटर और स्टेटर फ्लक्स के बीच की सापेक्ष गति पर। हमारा अगला प्रश्न है, AC टेकोमीटर के रूप में किस सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो वह है 2 फेज सर्वो मोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, एक रिपल्सन इंडक्शन मोटर में उच्च गति पर कंप्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह है सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म को। हमारा अगला प्रश्न है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अनुसार एक सिंगल फेज मोटर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिप के बीच क्या संबंध है? तो यह संबंध है SF + SB = 2 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है? तो यह है परमानेंट कैपेसिटर मोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, एक सीरीज मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, वह स्लिप जिस पर एक इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क उत्पन्न होता है वह किसके सीधे समानुपाती होता है? तो वह होता है रोटर प्रतिरोध के। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम क्या निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है मोटर का पूर्ण प्रदर्शन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर के रोटर में प्रेरित EMF का परिणाम स्थिर अवस्था में अधिकतम क्यों होता है? तो यह होता है क्योंकि स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति अधिकतम होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल फेजिंग की स्थिति में एक चलती हुई 3 फेज मोटर का क्या होता है? तो यह होता है मोटर चलती रहेगी लेकिन बहुत अधिक करंट खींचेगी और एक गुनगुनाने की आवाज़ करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर का अधिकतम टॉर्क किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह रोटर लीकेज रिएक्टेंस के होता है। हमारा अगला प्रश्न है, DC जनरेटर के पोल शू
का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है फील्ड वाइंडिंग को सहारा देना, एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना, फ्लक्स पथ के रिएक्टेंस को कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषता किसके बीच संबंध दर्शाता है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रोसेनबर्ग जनरेटर का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ट्रेन प्रकाश व्यवस्था के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, दो डीसी शंट जनरेटर के सफल समानांतर संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण शर्त है उनके वोल्टेज समान होने चाहिए और डोपिंग वोल्टेज विशेष होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण प्रति पोल कुल फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ता है, यह घटता है। हमारा अगला प्रश्न, एक डीसी मोटर स्टार्टर में स्टार्टिंग आर्म धीरे धीरे क्यों चलना चाहिए? तो यह चलना चाहिए ताकि बैक ईएमएफ को धीरे धीरे बनाने का समय मिल सके। हमारा अगला प्रश्न, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली में कितने मशीन होते हैं? तो इसमें मशीन होता है 3। हमारा अगला प्रश्न, एक कॉस्टेड पावर ड्राइव में यदि गति बढ़ाई जाती है तो टॉर्क क्या होगा? तो घटना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न, एक डीसी शंट मोटर पर रिजेनरेटिव ब्रेकिंग संभव है जब लोड मोटर को उसकी नो लोड गति से तेज चलाएं। हमारा अगला प्रश्न, डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की फील्ड कंट्रोल विधि को कांस्टेंट हॉर्स पावर ड्राइव क्यों माना जाता है? तो यह इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आर्मेचर करंट लगभग स्थिर रहता है और पावर भी लगभग स्थिर रहता है। हमारा अगला प्रश्न, एक डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग में एक स्लॉट में कितनी कॉइल साइड होती है? तो यह होती है 2। हमारा अगला प्रश्न, एक अल्टरनेटर के आउटपुट वोल्टेज के वेव फॉर्म में हार्मोनिक्स का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है एयर गैप में फ्लक्स का गैर साइनसोइडल वितरण। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट रेशियो उसकी स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है? तो उसकी स्थिरता को उच्च एसीआर का मतलब अधिक स्थिरता होता है। हमारा अगला प्रश्न, एक अल्टरनेटर के समानांतर संचालन के दौरान यदि एक अल्टरनेटर की भाप आपूर्ति को स्थिर रखा जाता है और उसके फील्ड करंट को बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? तो यह होगा इसका केवीएआर आउटपुट लीडिंग बढ़ेगा या लैगिंग घटेगा। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक अल्टरनेटरों में वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किस विधि का उपयोग व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो वह विधि है मैग्नेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। हमारा अगला प्रश्न है, ओपन डेल्टा या वी कनेक्शन में दो ट्रांसफार्मर एक समांतर 3 फेज डेल्टा बैक की क्षमता का कितना प्रतिशत सप्लाई कर सकते हैं? तो यह 57.7% सप्लाई कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर के लिए किस प्रकार की कोर सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यह है फेराइट। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज रेगुलेशन की स्थिति कब प्राप्त होती है? तो यह होती है लीडिंग पावर फैक्टर लोड पर हो तब। हमारा अगला प्रश्न है, एक वितरण ट्रांसफार्मर को मुख्य रूप से किस विशेषता के लिए डिजाइन किया जाता है? तो वह है कम आयरन लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के तेल का क्रैकल टेस्ट क्या निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करता है तेल में नमी की उपस्थिति को। हमारा अगला प्रश्न है, एक समांतर आरएलसी सर्किट में अनुनाद पर सर्किट की कुल प्रतिबाधा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है डायनेमिक इम्पीडेंस। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 2 वाट मीटर विधि में 2 वाट मीटर की रीडिंग बराबर और धनात्मक है तो लोड का पावर फैक्टर क्या होगा? तो यह होगा 1 यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है, एक असंतुलित स्टार कनेक्टेड लोड में न्यूट्रल तार का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है यह फेज वोल्टेज को स्थिर रखता है और यह असंतुलित करंट के लिए एक वापसी पथ प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन लाइनों का पर कोरोना लॉस किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है लाइन वोल्टेज, कंडक्टर की स्थिति, हवा का घनत्व, तीनों पर। हमारा अगला प्रश्न है, रिएक्टिव पावर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है सर्किट में चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र बनाना और बनाए रखना। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी के स्टेट ऑफ हेल्थ का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एक लाइन बैटरी की तुलना में इसकी वर्तमान स्थिति और प्रदर्शन क्षमता। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी चार्जिंग को की कांस्टेंट करंट विधि में क्या होता है? तो यह होता है चार्जिंग करंट को एक स्थिर मान पर रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी के स्वनिर्वहन
का क्या कारण है? तो इसका निर्वहन का कारण होता है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रो के भीतर होने वाली अवांछित स्थानीय रासायनिक प्रतिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, एक लेड एसिड बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है? तो यह बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्यूबलर बैटरी का मुख्य लाभ क्या होता है? तो ट्यूबलर बैटरी का मुख्य लाभ होता है इसका जीवन चक्र लंबा होता है और यह गहरे डिस्चार्ज के लिए उपयुक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक मूविंग आयरन उपकरण की तुलना में एक PMMC उपकरण का टॉर्क टू वेट रेशियो होता है? तो इसका होता है बहुत अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक अमीटर के साथ समानांतर में जोड़े गए शंट का प्रतिरोध होना चाहिए? तो यह बहुत कम होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे संवेदनशील कब होता है? तो यह होता है जब सभी 4 प्रतिरोध का मान लगभग बराबर हो। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग केवल उच्च वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है और यह AC और DC दोनों पर काम कर सकता है? तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक वाट मीटर में त्रुटि का एक संभावित स्रोत प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस है। इस त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसे कम किया जा सकता है प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में एक कैपेसिटर जोड़कर। दोस्तों, इस वीडियो में जितने प्रश्न मैं लेके आया हूँ लगभग आपको 20 से 22 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उन पुराने वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाएंगे, उसमें मैं आपको उन सभी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन सभी वीडियो को भी एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।